सब कुछ स्मूथली जा रहा था। फर्स्ट टाइम में रिटन क्लियर हुआ, फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। फिजिकल टेस्ट जो है नोएडा में 22 दिसंबर को है, 16 दिसंबर को पैर इंजरी हो जाती है। जम्मू कश्मीर में क्या माइंडसेट है लोगों का जम्मू कश्मीर में कि फोर्सेस को की प्रिपरेशन को लेके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके या प्राइवेट सेक्टर को लेके क्या ज़्यादा ऑप्ट करते हैं? फिर एवीकेएस सामने आता है, स्ट्रेटजी बनाना हो गया, पीवाईक्यूज को कैसे देखना है, पेपर 2 के अंदर कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें सीखना और फिर जाकर के उनको प्रैक्टिस करना। ये था मेरा फर्स्ट जो है अटेम्प्ट में। उधमपुर से निकल करके ऑल इंडिया रैंक 60 तक ये एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी सर। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, 119 नंबर आए आपके इंटरव्यू पार्ट में। तो इंटरव्यू कैसा डेफ बेस्ड रहा आपका या कैसा रहा इंटरव्यू? तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, या आप खुद कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे तो जब यूपीएससी करेगी तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं करेगी। एवीकेएस मेरी सीएपीएफ की जर्नी में काफ़ी पहले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। फर्स्ट टाइम में जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम स्टडी मेरी यूट्यूब से हुई, और एक उधमपुर का लड़का एक छोटे से गाँव से वो किसी ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहा है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके आसपास कोई है नहीं कि जिसने ऐसा कोई एग्जाम क्रैक किया हो, तो गाइडेंस कहाँ से देगा? फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम लिखेंगे 19 जुलाई को? जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोभन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हैं हमारे एक स्टूडेंट अजय कुमार। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 60 इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन। 2023 में भी रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल में ऑब्स्टेकल आए। 2024 में जॉब के साथ फिर से रिटन क्वालिफाई किया और टॉप 100 में रैंक सिक्योर किया। फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और चलिए चीज़ों के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हेलो अजय, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम फाइन सर, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर से आप आते हो, और आप अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को बताइए, और आपकी जर्नी कैसे रही। 2023 में आप बता रहे थे रिटन क्वालिफाई किया था, लेकिन फिजिकल में दिक्कत आई। फिर 2024 में जॉब के साथ तैयारी की, और फाइनली यू सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 60। इट्स ए गुड नंबर। आपने रिटन पार्ट में भी अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया। तो कैसे रही है जर्नी, कैसे माइंड में आया सीएपीएफ में जाना है, अफसर बनना है, ये सब चीज़ें? सर मैं कहूँगा मेरी ये जो सीएपीएफ की जर्नी है उधमपुर से निकल करके ऑल इंडिया रैंक 60 तक, ये एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी सर। क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि जस्ट अब हम पहुंच ही जाने हैं अपनी मंजिल तक, बट फिर डाउन आ जाते हैं। तो स्कूलिंग सर मेरी कंप्लीटली और ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्लीटली उधमपुर से हुई है। स्कूलिंग एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हुई, और जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो वहाँ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ उधमपुर से हुई। क्लास 11 से ही, क्योंकि मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही जाना है, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स को वैसे ऑप्ट किया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स लिए, और ये ग्रेजुएशन तक कंटिन्यू रहे। ग्रेजुएशन के दौरान मेरे माइंड में ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगा, चाहे वो स्टेट है जहाँ फिर यूपीएससी है, क्योंकि तब आइडिया नहीं था सीएपीएफ का। बट ड्यूरिंग कोविड-19 एंड पोस्ट कोविड-19 मेरे को सीएपीएफ के साथ इंट्रोडक्शन हो गई थी, बिकॉज मेरी इंटरेक्शन किसी ऐसे पर्सनल के साथ, किसी ऐसे सीएपीएफ ऑफिसर के साथ हुई। सो मुझे इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ सीएपीएफ जैसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो देन जब आपको फ्यूचर करियर ऑप्शन चूज करना है तो आप रिसर्च तो करेंगे। व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट द सीएपीएफ, सो आई केम टू नो कि यहाँ पे एसआई भी है, यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट भी है, और असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो ऑफिसर रैंक की एंट्री इनटू द सीएपीएफ। सो आई मेड माय माइंड, आई सर्च अबाउट द सिलेबस, मुझे फेमिलियर लगा बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। तो सर फिर मैंने एक टारगेट सेट किया कि एक साल आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, और मुझे क्रैक करना। सो 2022 के नवंबर में मैंने इस एग्जाम की तैयारी शुरू करी। ओके, तो आईटीबीपी चूज करने का क्या रीजन है? कि शिवालिक रेंज में पड़ता है उधमपुर, ये कि हिमालयाज में है, और हिमवीर भी बोला जाता है आईटीबीपी के जवानों को। सर जब ये प्रिपरेशन कर रहा था मैं, और जब प्रेफरेंस देने की बारी आती है तो हर कोई चाहता है, क्योंकि पूरी सर्विस उसकी 35 से 40 साल किसी फोर्स में जाएंगे, सो अनश्योर करना चाहता है कि वो रिग्रेट ना करे काइंड ऑफ। सो जब मैंने सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ना शुरू करा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आईटीबीपी ज़्यादा हो रही है। मे बी बिकॉज मैं किसी माउंटेन रीजन से बिलोंग करता हूँ, पहाड़ी हूँ, या मान लो कि आईटीबीपी मोस्ट ऑफ द टाइम हिमालय बेल्ट में ही सर्व कर रही है। मोर ओवर आईटीबीपी का ऑल इंडिया प्रेजेंस हो ही चुका है सर, राइट। एंड इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज जो कल को है, मुझे वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगी। जिस तरह का मुझे लाइफस्टाइल चाहिए है फ्यूचर में, वैसा इससे मुझे मिल रहा था। सो दैट्स व्हाई आई पुट आईटीबीपी एज माय फर्स्ट चॉइस। तो थोड़ा अपने बारे में ये बताइए कि जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को प्रिपरेशन करनी हो, तो वो बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकता है चीज़ें? ओके, सो आई वुड से पहले तो मैं ये भी आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में क्या माइंडसेट है लोगों का जम्मू कश्मीर में कि फोर्सेस को की प्रिपरेशन को लेके, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, या प्राइवेट सेक्टर को लेके क्या ज़्यादा ऑप्ट करते हैं कैंडिडेट्स? सर जैसे कि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डरिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का लो वो है। दूसरा सर यहाँ पे मेरी खुद की डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो उधमपुर इटसेल्फ इज अ हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड, राइट। वी हैव एयर फोर्स देयर, राइट। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट उधमपुर में या जम्मू कश्मीर में ऑल सीएपीएफ की प्रेजेंस है, राइट। सो ज़्यादातर यूथ का माइंडसेट है कि वो यूनिफॉर्म जॉब्स में जाना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयर फोर्स सीएपीएफ में आना चाहते हैं। द ओनली थिंग इज उनके पास लैक ऑफ गाइडेंस है।
दे वांट टू सर्व इनटू द यूनिफॉर्म फोर्सेस, बट हाउ एग्जैक्टली सो वो उनको नहीं पता। तो माइंडसेट तो है सर। और दूसरा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब्स का, जैसे मेरे केस में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए बट मुझे यूनिफॉर्म जॉब में जाना है। That's why I gave my preference towards IPS, CAPF, CDS, but finally I end up deciding कि मुझे CAPF करना है, that's all। और CAPF में भी लोग पार्ट तो बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे असिस्टेंट कमांडर बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई पोस्ट एग्जिस्ट भी करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस वो जानते हैं कि BSF है और CRPF है, या और उनको लगता है कि कांस्टेबल SSC GD द मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन से होता है, देन CPO से होता है, बट देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड असिस्टेंट कमांडेंट। बट आप जैसे अभी स्टूडेंट आएंगे तो आपके एरिया में अवेयरनेस आएगी, आपके सिलेक्शन के बाद तो अवेयरनेस आई होगी, लोगों में आसपास पूछा होगा। I am connected with a couple of students जो कि एस्पायर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितना भी टाइम मिलता है किसी भी माध्यम से, कई बार जब मैं विजिट करता हूँ होम टाउन तो उनसे वैसे भी मिलना होता है, तो गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लैक ऑफ गाइडेंस है। किसी भी एरिया से कोई भी बंदा जब अफसर बनता है ना, या कहीं पर भी सिलेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में सिलेक्ट हो रहा है, तो उस एरिया में तो अवेयरनेस आती ही है एटलीस्ट। और रही नेशन के बाद, वी हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन CAPF पहचान, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में CAPF की पहचान मिलेगी, CAPF को जो CAPF डिजर्व करती है, और बढ़ेगी उसको। तो आपकी जर्नी कैसे रही, थोड़ा बताइए, 2023 की जर्नी, 2024 की जर्नी। ओके, सो 2022 में जैसे मैंने मेंशन करा, नवंबर में मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई एंड टुडे इज Feb 2026। तो होता क्या है कि मेरा ये डिसीजन है कि मुझे एक ही साल में करना है। ओके, सो आई सेट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ कि एक साल की तैयारी, एक साल का प्रोसीजर, दैट्स ऑल, और फुल फ्लेज। अब मेरा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 10, 11, 12 लाइब्रेरी में बीत रहे हैं। ये स्केड्यूल रहा नवंबर 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक। अगस्त में एग्जाम हुआ, एग्जाम क्लियर, अच्छे मार्क्स थे उसमें। उसके बाद तैयारी लाइब्रेरी वाली वैसे ही चलती रही कि चलो बाकी एग्जाम्स भी देते रहते हैं, सिलेक्शन पढ़ाई तो छोड़नी नहीं चाहिए जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है, और कई लोग तो ज्वाइनिंग के बाद भी पढ़ते रहते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। बाकी फैक्टर्स भी थे, जैसे कि एक तो आप ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हो जहाँ से ऐसे लोग नहीं निकल के आते, राइट। दूसरा एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का है जो UPSC कंडक्ट कर रहा है, ऑलरेडी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो आप माइंड में तो रखोगे कि मुझे अपनी प्रिपरेशन तो कम से कम कंटिन्यू रखनी है जब तक श्योर शॉट आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाता। तो प्रिपरेशन थी, बट उसके साथ साथ मैंने फिजिकल टेस्ट की थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी करना। सब कुछ स्मूथली जा रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन क्लियर हुआ, फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। फिजिकल टेस्ट जो है नोएडा में 22 दिसंबर को है, 16 दिसंबर को पैर में इंजरी हो जाती है, ठंड जम्मू कश्मीर की है ना, तो उस इंजरी के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्मेंस में वीकनेस आ जाती है, और 22 दिसंबर को मैं फिजिकल टेस्ट क्वालीफाई नहीं कर पाता। तो कहाँ दिक्कत आई उसमें, 100 मीटर में, लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप में एक्चुअली इंजरी थी, सब इवेंट्स हो गए, लॉन्ग जंप में फिर वो नहीं हो पाया, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लाइन ही तो है, ये क्रॉस करूंगा तो इंटरव्यू होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल की एज में, बिल्कुल, तो वो सेटबैक था। बट ठीक है, फिर उसको बाउंस बैक करने की बारी थी, तो प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही थी, तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू ही रखा, थोड़ा सा ब्रेक लिया, एक महीने का, गांव चला गया था, फिर वापस आए जनवरी 2024 में, अब प्रिपरेशन करेंगे। बट इवेंचुअली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि लगा कि यहाँ से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर के लिए, थोड़ा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगती थी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जॉब करने का मौका मिल रहा था, सो आई एंडेड अप जॉइनिंग इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ एम्प्लॉय इन लेवल 1। सो मुझे लगा बढ़िया सिटी है, एक्सपोजर अच्छा होगा, काम करने को मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, या चंडीगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट सिटी, फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिया। सो मैं फिर मई 2024 में चंडीगढ़ आ गया। अब मई 2024 में चंडीगढ़ आया, सो ये पता है कि मुझे इसी साल एग्जाम क्रैक करना है, फिर से एग्जाम है 3 महीने बाद, तो नई सिटी, नई जॉब, सब कुछ नया है, और अगर 3 ही महीने हैं, और 9 to 5 की जॉब के साथ प्रिपेयर भी करना है UPSC वाले एग्जाम के लिए। सो 9 से 5 का ऑफिस, 6 से 10 की लाइब्रेरी, हर दिन 4 से 5 घंटे डेडिकेटली विद फुल कंसिस्टेंसी 3 महीने तक, और सैटरडे संडे भी लाइब्रेरी में। 3 महीने के हार्डवर्क के बाद फिर से एग्जाम क्लियर। जॉब के साथ मैनेज हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते रहते हैं कि सर जॉब के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि CPF का एग्जाम जॉब के साथ क्रैक हो सकता है, बहुत तो नहीं करा है, हमारे बैच में इतना करा है। द ओनली थिंग इज, आप क्या जीरो से शुरू कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, या प्रिपरेशन टू अ सर्टेन लेवल आपने ऑलरेडी कर दी है। अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से सिलेक्ट होकर आए हैं, तो एक लेवल की प्रिपरेशन आपकी होगी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 4 से 5 घंटे देते हैं तो हो सकता है, बस एक पूरा का पूरा साल आपके पास पड़ा है, तो मैं कर सकता हूँ। टाइम सेविंग क्या टेक्टिक्स अपना सकता है कैंडिडेट? कुछ लोग जैसे मान लो कोचिंग का पार्ट बनते हैं, जो मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि जो स्टूडेंट्स जॉब्स कर रहे हैं वो कोचिंग जरूर ऑप्ट करते हैं ऑनलाइन में, को टाइम सेविंग का काम करती हैं। आपका माइंडसेट क्या है इसमें कि कोचिंग एक कैंडिडेट को ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मुझे कोई भी है, चाहे जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है CAPF का एग्जाम ले लो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेकर के आएगा।
आपको किसी ऐसे बच्चे के साथ compete करना है जो अपनी दिन का 14 घंटे दे रहा है, 12 घंटे दे रहा है, और आपके पास तो मोस्ट प्रोडक्टिव और आपकी जॉब में जा रहे हैं, और आप जब थके हारे वापस आके पहुंच रहे हो, अब आपको प्रिपरेशन करनी है और उस बच्चे से compete करना है, तो आप तो चाहोगे कि वो 4-5 घंटे में किसी ऐसे रिसोर्स को पढ़ूं, ऐसे किसी लेक्चर को देखूं जिससे मेरा सिलेबस मैक्सिमम कवर हो जाए। तो अगर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेगा, आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा। ऐसा मेरा मानना है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी भी करते हैं और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ी और ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधेरे में तीर चलाते रहें। आपको गाइडेंस होनी, आपका एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। और इस प्लेटफॉर्म की सहायता से, इस वीडियो की सहायता से मैं ये भी बताता हूँ कि मेंटोरशिप का हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी मिलने आ सकता है, कुछ भी उसको डिस्कस करना है वो डिस्कस कर सकता है। कोई ऐसे उसने लिखा है कुछ और पेपर 2 में कुछ भी इवेलुएट करवाना है तो कभी रैंडम आ सकता है। कैजुअल एटीट्यूड वो शो करेगा। मान लो कि फोन, कभी कभी कैंडिडेट क्या होता है कि फोन पे ऐसा सोचता है कि मुझे सब कुछ घर बैठे मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी फिर भी। लेकिन अगर बाय कोई नहीं भी आ सकता, सब दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, तो कॉल के माध्यम से भी उसको गाइडेंस चाहिए या यूट्यूब वीडियोस से भी उसको गाइडेंस चाहिए, तो हम प्रोवाइड करवाते हैं उस चीज़ के बारे में। PYQs के रोल को कैसे समझते हो आप? आई थिंक PYQs ब्रह्मास्त्र है सर। वाई? क्योंकि जिस बच्चे ने, जिस कैंडिडेट ने पिछले 10 से 15 साल के यूपीएससी के PYQs लगाए हैं, स्पेशली मैं कहूंगा कि CDS, CAPF एंड टू अ सर्टेन लेवल CSC के भी, क्योंकि उसका लेवल एक हायर रहता है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं क्वालिटी में सेम रहता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप सेम लेवल रहेगा, कुछ सब्जेक्ट्स में चेंज आ जाता है, जैसे यहाँ पे जनरल साइंस है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। जैसे पिछले 2-3 साल का हम CAPF का पेपर वो पेपर का लेवल पे है, राइट, तो अच्छी बात है। तो वो जो PYQs का इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। पहला फैक्टर ये है कि एक तो लेवल मैच हो जाएगा यूपीएससी का, आपको माइंडसेट पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑप्शंस को कैसे घुमा के पूछ रहे हैं, और दूसरा आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। और तीसरा ये कि कई बार एज इट इज किसी दूसरे यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चंस आपको CAPF में देखने को मिलेंगे, और ये चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है कि कहीं सिविल सर्विसेज का 1997 का कोई क्वेश्चन मिल गया। अब आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। मे बी वो क्वेश्चन आपके रूटीन बुक्स में आपको मिले ना, बट CAPF में 2 मार्क्स की वैल्यू क्या होती है वही समझता है जो 2 मार्क्स से रह जाता है, राइट। सो हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस तो है। और टेस्ट सीरीज की बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं लेटर फेजेस में, क्योंकि अभी तो 5 महीने बचे हैं एग्जाम में और नोटिफिकेशन 18 फरवरी को आ जाएगी इसकी CAPF की। तो टेस्ट सीरीज लगाने का राइट टाइम क्या है, और लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे ख्याल से प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, PYQs, देन आप टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लगाओ। इससे होगा क्या, इससे आपको वो पता चलेगा कि आप एक्चुअल एग्जाम में सिली मिस्टेक्स क्या करने वाले हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे है, चाहे पेपर 1 का है चाहे पेपर 2 का है, राइट। और कोशिश तब करनी चाहिए जब हमारा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट है, 2 से 3 महीने अगर बचे हैं, इवन 4 महीने बचे हैं, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे आपका फायदा है। बट मैं ज्यादा फोकस करूंगा सिलेबस पे कि अगर 60 से 70-80% सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करिए, राइट। क्योंकि एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर पाओगे आप। मेरा भी इसमें अभी लास्ट मैंने वीडियो बनाई है 150 डेज की स्ट्रेटजी, उसमें डिस्कस की है। मेरा हमेशा ये बोलना है कैंडिडेट्स को, मैं एक ही बात पे टिका रहता हूँ कि आपकी रीडिंग अच्छे से करो आप, जिसमें सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना हुआ, उसकी रिवीजन आप अच्छे से करो, कि अगर आपको वो चीज़ें याद ही नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और रिवीजन के लिए अलग अलग टैक्टिक्स आप अपना सकते हो। एक टैक्टिक है आप PYQs, मल्टीपल टाइम PYQ प्रैक्टिस करोगे तो आपके टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं, और वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यूपीएससी हर बार पूछती है उन टॉपिक्स से, डेफिनेटली सर। और ये पेपर 1 में भी फिट होती है बात, पेपर 2 में भी फिट होती है। अभी हम देख रहे थे कि 1 साल यूपीएससी ने पेपर 2 में टॉपिक पूछा, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। उस इमर्जिंग थ्रेट में एक थ्रेट है साइबर थ्रेट की, right. जो कैंडिडेट वो PYQ तैयार करके गया होगा, उसके 1 साल बाद ही यूपीएससी ने पूछा साइबर अटैक्स, ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, राइट। उसके 2 साल बाद, ये 2023 में आया, 2025 में क्वेश्चन पूछा कि साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल एज में, right. तो एक ही क्वेश्चन वो 3 बार पूछ चुकी है, सेम इन्वायरमेंट रिलेटेड या और चीजें। मतलब पेपर 2 में भी PYQs रिपीट होते हैं। PYQs करो आप, टेस्ट आप लगाओ। टेस्ट सीरीज का भी मल्टीपल पर्पस आपका होना चाहिए। टेस्ट सीरीज का एक पर्पस मैं समझता हूँ कि आपके सिलेबस को कंप्लीट वे में वो रिवाइज करवा दे, हर एक सब्जेक्ट को आपको तैयार करवा दे कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार हो गया, मुझे प्रैक्टिस करनी है MCQ फॉर्म में। एक आप टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आप पाते हैं कि जो आउट ऑफ बुक्स एग्जिस्ट करते हैं। हम जैसे CAPF में एक्ट्स नहीं पढ़ते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, लेकिन फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। BNS से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन फाइनल एग्जाम में आ जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है, आपकी रिवीजन भी करवाती है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना भी सिखाती है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, टेस्ट लगा लेते हैं बस कि देखने के लिए कि मेरा ये सब्जेक्ट कितना तैयार है। उसके बारे में क्या राय है आपकी? सर जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो जब मैं टेस्ट लगाता था तो मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं संडे को ही बैठूं, क्योंकि संडे को एग्जाम होता है। पेपर 1 का टेस्ट मैं सुबह एज इट इज 10 से 12 का लगा दूं, फिर शाम को लगा दूं।
अब पेपर 1 का तो खुद OMR शीट में आपने करा हुआ है, कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत हुए, जो ठीक हुए अच्छा उनके बारे में पढ़ रखा था, ये तुक्का है, गलत हुए हैं तो उनके बारे में फिर जाके आप चेक कर रहे हो। खुद से भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक्चुअली में तभी पता चलेगा आपको कि क्या मेरे को गलती की है, अवॉइड करनी है और किन टॉपिक्स को मैंने पढ़ा था बट मैंने आज उसका क्वेश्चन गलत किया है, राइट। तो मैं एग्जाम में भी कर सकता हूँ, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा जाके रिवाइज करूंगा और पेपर 2 में वही है। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ये आप खुद कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे तो जब यूपीएससी करेगी तो फिर आपकी सिलेक्शन नीचे आएगी। सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हो, चाहे इसमें यूट्यूब की बात करें या और चीज़ों की बात करें, स्टूडेंट्स को अवॉइड करने चाहिए या यूटिलाइज करने चाहिए? सोशल मीडिया तो सर मेरा ये मानना है कि काफ़ी एम्पावरिंग इंपॉर्टेंट टूल है, और टूल की खासियत ये होती है कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपके फेवर में काम करेंगी, जैसे मेरे फेवर में काम करा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूट्यूब, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूट्यूब से करी है, चाहे वो स्ट्रेटेजी सेशंस देखना हो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू रिवीजन करना हो, या वो जो एनसीईआरटी में मेरे को ज्योग्राफी का टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसका एक्सप्लेनेशन देखना हो, राइट, या फिर कई जगहों पे पीवाईक्यूज की भी जो वहाँ से मिल जाता है, तो यूट्यूब को मैंने यूज़ किया। और अगर मैं बात करूँ बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो अवॉइड करना है जितना कम हो सके, डीएक्टिवेट कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यू हैव टाइम, यूटिलाइजेशन से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं वो वाले प्लेटफॉर्म। जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको बंद करो, और जो यूज में है उनको करो। आजकल यूट्यूब पे भी ना क्लिक बेट वीडियोस बहुत एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि ट्रंप ने क्या कर दिया, इस तरीके की वीडियो एग्जिस्ट ज़्यादा करती है, मोदी जी ने क्या कह दिया, क्योंकि इस तरीके के थंबनेल से पूरा दिन वो वही वीडियो सुनता रहता है, 1 घंटे की 2 घंटे की, जिसकी एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। तो स्टूडेंट को भी ये चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि किस वीडियो की एग्जाम रिलेवेंस है। सबसे पहले उसको सिलेबस की वीडियो सुननी बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करते हो आप या करंट अफेयर्स पे? सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करोगे आप तो आउटपुट निकल करके आएगा, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो वो हमेशा कम ही रहेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेपर 1 जो मेरा था सेकंड अटेम्प्ट में 2024 में, उसमें करंट अफेयर मेरा बहुत गलत किया, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा दे नहीं पाया था करंट अफेयर को पढ़ने के लिए, बट मैंने टाइम किसको दिया था, स्टैटिक क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज को और मॉक टेस्ट को, और उसका आउटपुट क्या आया कि मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आए। राइट। तो आई थिंक ज़्यादा टाइम बेसिक्स पे दो, स्टैटिक पे दो, टाइम बचता है तो करंट पे दो, अदरवाइज ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। राइट। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, 119 नंबर आए आपके इंटरव्यू पार्ट में। तो इंटरव्यू कैसा, डेफ बेस्ड रहा आपका या कैसा रहा इंटरव्यू? सर आई वुड से मेरा जो इंटरव्यू था, एक तो मैंने प्रिपरेशन करी हुई डेफ बेस्ड थी ज़्यादा, मेरे मॉक इंटरव्यूज में भी डेफ बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। राइट। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसमें भी 70 से 80% मेरा डेफ बेस्ड था। ओके। एरिया की वजह से भी वो चीज़ें हो जाती हैं कि हम जिस स्टेट से, अगर वो हमें पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर वो हम अच्छे से रिस्पॉन्ड अच्छे से तैयार ना करें। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का, कैसा एक्सपीरियंस था यूपीएससी में? फर्स्ट यूपीएससी इंटरव्यू था, और इंटरव्यू से पहले जैसे सबको थोड़ा बहुत घबराहट सी होती है वैसे तो थी, बट एक बार जब आप एंटर कर देते हैं ना, आपकी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, और मान लीजिए 7 से 8 मिनट तक तो सिर्फ चेयरमैन आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं काफ़ी नॉर्मल वे में, और आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़िया तो जा रहा है, तो फिर आप फ्लो में आ जाते हैं। ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल, कॉर्डियल, या आई वुड से कॉर्डियल रहा। चेयरमैन साहब के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुई, क्वेश्चंस जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग थे, तो अच्छा था ओवरऑल। 1-2 सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन था, मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थे, और एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया था, तो बस अच्छा था सभी के साथ। ऐसा कोई क्वेश्चन, हार्डली 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं था। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे कभी इंटरव्यूज आने वाले हैं तो आई वुड से कि यार सबसे पहले तो 3-4 फैक्टर हैं इंटरव्यू के। पहला आपका डेफ है, सो उस डेफ को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरा आपका है कि करंट अफेयर्स और इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड वो कर लो। और तीसरा चीज़ ये है कि भाई आप अपनी फोर्सेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट, क्योंकि मॉक टेस्ट में, जो मॉक इंटरव्यूज में आप क्या बिलीव करते हो, ज़्यादा देने चाहिए या लिमिटेड देने चाहिए? हर कैंडिडेट के अलग अलग अप्रोच होती है इसमें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा देने होते हैं, और एक ऐसे है कि वो कहते हैं कि मैं तो 15 दे आया हूँ। हमें हैरान होता है सर, मॉक इंटरव्यू जब देने आना है, साथ को पूछना आपने कितने दे दिए, कह रहा मैं तो 11 दे चुका हूँ। तो सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप अपने बेसिक्स को कवर करो फॉर इंटरव्यू, जैसे मैंने बोला 3-4 के फेयर्स हैं, उसके बाद आप सेट करो कि भाई अगर आप ऑफलाइन भी जा सकते हो तो बढ़िया, नहीं जा सकते तो 1-2 ऑनलाइन दे दो, बट मिनिमम 1 या 2 आपको ऑफलाइन में देना ही देना है, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस और जो आपको वहां से फीडबैक मिलेगा वो एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैंने 3 दिए थे ऑफलाइन, और तीनों में से जो मेरे को रिव्यू मिलता था मैं उस पर काम करता था, 1-2 हफ्ते बाद जाकर दूसरा देता था, और डेफिनेटली उसका जो है आप देख सकते हो मार्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया होगा। तो जरूरी है सर, आई थिंक मिनिमम 2 तो अगर आप कर सकते हैं तो आपको 2 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू जरूर ट्राई करने चाहिए। ओके। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इंटरव्यू के टाइम पे हम ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सजेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं कुछ कैंडिडेट्स। आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को?
सर ये बिकॉज ऑफ होता है ना ऐसा कि कभी दोस्तों से सजेशन नहीं भी लेते हैं तो भी वो देते हैं। एक्चुअली ये गेम ही थोड़ी अलग है। एक तो सब यहाँ तक पहुँचते नहीं, और जो पहुँच जाता है उसको भी समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या, रिस्क वो भी नहीं लेना चाहता, तो उसको लगता है कि जो भी जहाँ से भी मिल रहा है मैं इसको बटोर लूँ। बट आई थिंक वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, सिलेक्टिवली चीज़ों को लेकर के चलें, क्योंकि कुछ ही पैरामीटर्स है जिसपे वो इंटरव्यू आपको जज करने वाला है, उन पे काम करना चाहिए और हो सके तो प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। एवीकेएस के रोल को कैसे देखते हो जर्नी में? आई थिंक एवीकेएस मेरी सीएपीएफ की जर्नी में काफ़ी पहले से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम स्टडी मेरी यूट्यूब से हुई, और एक उधमपुर का लड़का एक छोटे से गांव से वो किसी ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहा है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके आसपास कोई है नहीं कि जिसने ऐसा कोई एग्जाम क्रैक किया हो, तो गाइडेंस कहाँ से लेगा? वो जाएगा इंटरनेट पे वो देखेगा तो भर भर के इन्फॉर्मेशन है, तो विश्वास किस पे करे? तो फिर वो ये देखेगा कि अच्छा ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देर से ये 2 या 3 जो चैनल्स हैं या 2 से 3 इंस्टीट्यूट जो हैं इसके लिए डेडिकेटली पढ़ा रहे हैं, तो वो फिर उस पर विश्वास करेगा। उसमें से एक एवीकेएस था, तो स्ट्रेटजी बनाना हो गया, पीवाईक्यू उसको कैसे देखना है, पेपर 2 के अंदर कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें सीखना और फिर जाकर के उनको प्रैक्टिस करना। ये था मेरा फर्स्ट जो है अटेम्प्ट में, तो वहाँ से गाइडेंस मिली। फिर पेपर 2 में जब बारी आई इंटरव्यू देने की, राइट, तो फिर एवीकेएस सामने आता है। मैं बड़ा ज़्यादा थोड़ा डरा हुआ था इंटरव्यू को लेकर के कि पता नहीं कैसा जाएगा। मार्क्स तो अच्छे थे, आई वॉज श्योर। सो जब मॉक इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू दे करके फीडबैक बड़ा अच्छा मिला, 109 नंबर मिल रहे हैं और सर कह रहे हैं कि आप अच्छा करोगे, आपकी पर्सनैलिटी ठीक है। एंड उसके बाद जब एक्चुअल इंटरव्यू है अगले दिन और शाम को फिर आपके पास एवीकेएस से कॉल आती है और फिर सर दोबारा कराते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, आप अच्छा करोगे, क्योंकि उस मोमेंट में आप बड़े ज़्यादा नर्वस भी होता है, आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और उसको लास्ट ही रखना चाहते हैं सारे। या बट वो एक छोटा सा जेस्चर जो है ना उस टाइम पे कि आपको कॉल आ रही है और कोई कह रहा है कि आप कर लोगे अच्छे से, करना तो आप ही नहीं है, देयर इज नो वन विद यू इन द इंटरव्यू रूम, बट या वो एक अच्छा मोमेंट होता है। तो अच्छा किया सर। तो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम लिखेंगे 19 जुलाई को? ओके, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि अभी टाइम काफ़ी है। आप लोगों ने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप अपनी पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगा दिए हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए और घबराइए बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रेस है कि आप पीछे रह रहे हैं, बस आपने जितना सिलेबस कर लिया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए ताकि उसमें से कोई सवाल गलत ना हो। घबराना नहीं है, हम भी 1 साल पहले यही सोचे होते थे, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, बट होता सबका है। बट आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जितना हो सके और पॉजिटिव रहना है। चलो, थैंक यू सो मच अजय, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया और बच्चों को अपने बारे में इतना बताया। आई होप डेफिनेटली दे विल लर्न मैनी थिंग्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।